अतीक अशरफ का कनेक्शन आईएसआई से था। वो इंटरनेशनल डॉन की बनने की राह पर थे और यही वजह थी कि वो देश के दुश्मनों के पनाहगार बनने से भी नहीं डरते थे। अतीक अशरफ के आईएसआई के आतंकियों से इस संबंध का इतिहास रहा है, लेकिन अब एक और खुलासा हुआ जिसमें पता लगा कि अतीक के भाई अशरफ ने आतंकी जीशान के पासपोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। बाकायदा पासपोर्ट अधिकारी को लेटर लिखकर आतंकी के पासपोर्ट बनाने की गुजारिश की थी। देखिए। पासपोर्ट बनाने के लिए अधिकारी को अशरफ का लेटर किसी आम आदमी के लिए नहीं दिया गया, जो पासपोर्ट के लिए महीनों सरकारी दफ्तर में धक्के खाने को मजबूर हो, जिसकी परेशानी को दूर करने के लिए माननीय ने अपना जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया हो। बल्कि लेटर एक आतंकी के पासपोर्ट बनाने के लिए दिया गया था ताकि वो आसानी से विदेश भाग सके। अतीक के भाई अशरफ के इस लेटर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि सिर्फ माफिया नहीं बल्कि आतंकियों का साथ देने वाले सफेद पोश भी थे, जो देश से गद्दारी कर उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करने में जुटे थे। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ को रिमांड पर लिए जाने के बाद से ये खबर सामने आई थी कि अतीक और अशरफ के सीमा पार आतंकी तत्वों से संबंध है। आईएसआई से भी कुछ संबंधों की बात की जा रही थी, लेकिन आज एक ऐसा लेटर सामने आया जिसके बाद इस पूरी जो धारणा है उसको बल मिला और कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि अशरफ के देश विरोधी तत्वों से संबंध थे। दरअसल अशरफ ने जीशान कमर नाम के एक आतंकी के लिए पत्र लिखा था पासपोर्ट अधिकारी से और जीशान कमर के जो पासपोर्ट है उसको बनाने के लिए सिफारिश की थी। अतीक अशरफ के क्या क्या थे किरदार? माफिया नहीं बल्कि आतंकियों के थे मददगार। माफिया ब्रदर्स का आईएसआई कनेक्शन। अतीक अशरफ सिर्फ माफिया नहीं थे। जुर्म की दुनिया में न सिर्फ इनका किरदार बड़ा था बल्कि इनके अलग अलग रोल भी थे। ये बात अशरफ के इस लेटर से साफ हो जाती है। अशरफ ने विधायक रहते आतंकी जीशान के पासपोर्ट बनाने के लिए न सिर्फ अधिकारी को लेटर लिखा बल्कि उससे घर जैसे ताल्लुक भी बताए। चलिए अब आपको अशरफ के लेटर की पूरी डिटेल बताते हैं। आतंकी जीशान के लिए अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र में लिखा था, मैं खालिद अजीम अशरफ इस बात से अवगत कराता हूँ जीशान अहमद, जो कि प्रयागराज करेली का रहने वाला है, वो पिछले कई सालों से मेरे यहाँ काम करते हैं और मेरे इनके साथ घर जैसे ताल्लुक है, इसलिए जल्द इनका पासपोर्ट पूरा करवाएं। इन्हें अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी है। और लिखा था कि जीशान कमर हमारे यहाँ काम करता है, मैं इनको जानता हूँ और इनका जल्द से जल्द पासपोर्ट बनाने की कृपा करें। तो 2017 में ये पत्र लिखा गया था और 2021 में जीशान कमर को गिरफ्तार किया गया था आतंकी तत्वों के साथ आईएसआई के साथ काम करने के आरोप में। और ये बताया जाता है कि जीशान कमर दुबई और पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर के भी आया था और वो खजूर के व्यवसाय के नाम पर पासपोर्ट बना करके देश से बाहर गया था। तो अतीक के भाई अशरफ को एक आतंकी की पूरी गारंटी लेने में जरा सी भी हिचक नहीं हुई। वैसे भी अतीक अशरफ के आतंकी कनेक्शन का इतिहास लंबा है, लेकिन आपको इनके कुछ बड़े कारनामों के बारे में भी बताते हैं। करीब 13 साल पहले मेरठ की रूपी और पाकिस्तानी असद को रुड़की से गिरफ्तार किया गया था। इस केस में भी अतीक आईएसआई का मददगार निकला था। दरअसल रुड़की से गिरफ्तार रूपी और असद आईएसआई एजेंट थे। असद नाम बदलकर भारत में रह रहा था। पाकिस्तानी असद ने फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया था। रूपी और असद की मदद अतीक के लोगों ने की थी, जिसके बाद अतीक आईएसआई कमांडर सलीम उर्फ पतला के संपर्क में आया था। रूपी और पाकिस्तानी असद की गिरफ्तारी के एक साल बाद 2011 में रुड़की से मेरठ निवासी आईएसआई एजेंट फुरकान अहमद की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में फुरकान अहमद ने मददगार के तौर पर अतीक का नाम लिया था, लेकिन तब अतीक का रसूख इतना था कि किसी ने उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की और इस मामले में ना ही कोई जांच हुई। 2011 में ही आबुलेन में आईएसआई एजेंट नासिर गिरफ्तार हुआ,
जिसके बाद खुलासा हुआ कि नासिर से अतीक के भाई अशरफ ने मुलाकात की थी। ये तो आतंकियों से मदद की बात है, लेकिन इनके जुर्म की कहानी यही नहीं थमती। इस बात का खुलासा पहले ही हो चुका है कि ड्रोन से पाकिस्तान से भारत में हथियार गिराए जाते हैं। अतीक और अशरफ इन हथियारों को खरीदते थे। विदेशी हथियारों को पंजाब बॉर्डर पर फार्म हाउस में आते थे। विदेशी हथियारों को जम्मू कश्मीर भिजवाया जाता था। आतंकियों तक विदेशी हथियार पहुंचाए जाते थे। साफ है कि न सिर्फ आतंकियों के पनाहगार थे, बल्कि देश के दुश्मन के मददगार भी थे। तभी तो मौत के बाद भी इनके जुर्म के निशान अभी तक जिंदा हैं। जिस तरह से आतंकी तत्वों से अतीक और अशरफ के संबंधों का खुलासा हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं ये बात स्पष्ट हो गई है कि माफिया डॉन अतीक अहमद न सिर्फ देश में आतंक फैलाता था, बल्कि विदेशी आतंकी तत्वों से भी उसका तालमेल था, साठ गांठ थी। और कहीं न कहीं जिस तरह से आतंकी जीशान कमर की मदद की गई है, वो भी बाकायदा अशरफ ने अपने लेटर पैड पर लिख करके जो पासपोर्ट अधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द जीशान कमर का पासपोर्ट बनाएं। उसके बाद ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। माफिया अतीक मिट्टी में दफन हो चुका है, लेकिन उसके गुनाहों के निशान अभी भी लगातार मिल रहे हैं। दफ्तर में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका के बीच उसकी पत्नी शाइस्ता के घर वाले भी फरार हो गए हैं। अब सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर शाइस्ता के वीरान पड़े घर का राज क्या है। शाइस्ता का मायका हुआ लावारिस। अतीक का ससुराल वीरान। उठ रहे अहम सवाल। मेन गेट खुला हुआ और घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ। चकिया के कसारी मसारी मोहल्ले में वीरान पड़ा शाइस्ता परवीन का ये मायका है, यानी माफिया अतीक की ससुराल। यहाँ शाइस्ता के पिता और उसके घर वाले रहते थे। हाल तक गुलजार ये घर अचानक वीरान कैसे हो गया? शाइस्ता के घर वाले अपने आलीशान घर को लावारिस छोड़कर फरार हो गए। शाइस्ता परवीन तो पहले से लापता है और उसके मायके वाले भी गायब हो गए। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के कसारी मसारी मोहल्ले में मोहम्मद हारून के घर पर, जो कि अतीक अहमद के ससुर हैं, यानी शाइस्ता के जो पिता हैं, उनका ये घर है और ये घर खुला हुआ है। हम इस घर के अंदर चलेंगे और अंदर का हाल जानेंगे, लेकिन सामने आपको तस्वीर दिखा दें। जब से अतीक अहमद का 2020 में जो घर था वो गिराया गया था, उसके बाद से अतीक अहमद का परिवार इस घर में रह रहा था। लेकिन उसके बाद से जब से यहाँ पर शाइस्ता और उनके इस घर को गिराए जाने के बाद जब से शाइस्ता फरार हुई और तमाम जो कार्रवाई हुई, उसके बाद इस घर में अगर हम बात करें, शाइस्ता के पिता यानी शाइस्ता का मायका है, पिता और परिवार के दूसरे लोग रह रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो घर खुला हुआ और घर छोड़ करके शाइस्ता के पिता और परिवार के लोग यहाँ से जा चुके हैं। आप देखें घर के अंदर आपको लेके चलते हैं। ये जो है ये ऐसा लगता है कि यहाँ का ड्राइंग रूम है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम सामान जो है बिखरा हुआ है। ये एक अलमीरा है, इसमें आप देखें तो सामान जो है यहाँ पर कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है, कुछ कॉपी किताबें दिखाई देती हैं। और जिस तरह से ये अगर इन बुक्स की बात करें तो ये अतीक अहमद के बेटे जो हैं, जो नाबालिग बेटे हैं, पुलिस अभिरक्षा में उनकी बुक है, उनका नाम इस पर लिखा हुआ है। तो ये ड्राइंग रूम है और तमाम सामान, तमाम किताबें यहाँ पर बिखरी हुई दिखाई देती हैं। इस घर को देखकर ऐसा लगता है मानो अचानक से कोई आकर घर के सदस्यों को भगा कर ले गया हो, समय का अभाव हो, अपना जरूरी सामान साथ लेकर चले गए हो और बाकी सामान छोड़ दिया हो। दूसरे कमरे में हम चलते हैं और समझते हैं कि दूसरे कमरों की क्या स्थिति है। घर खुला हुआ है और खुला घर छोड़ करके घर वाले फरार हो चुके हैं। दूसरे कमरे में हम आते हैं, एक और कमरा है। इसमें आप देखें तो हाईकोर्ट से जुड़ी कुछ किताबें हैं। जो परिवार का कोई सदस्य है वो हाईकोर्ट में वकालत भी करता है। और अगर आप और अंदर आए, घर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये आंगन है। आप यहाँ पर ये तस्वीर देखें, ये आंगन है घर का। और घर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस जगह पर कुछ
प्याज और कुछ सब्जी जैसी चीजें हैं जो बिखरी हुई हैं। पूरी तरह से घर खुला हुआ। और अगर आप देखें तो एक पर्स है यहाँ पर, इस पर्स में कुछ रुपए भी दिखाई दे रहे हैं, 10-10 के नोट हैं। ये लेडीज पर्स जो है वो दिखाई दे रहा है। सामने की जो अलमारी है, बड़ी अलमारी है, वो खुली हुई है और उसमें ज्यादातर जो कपड़े हैं वो किसी महिला के कपड़े हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्स क्यों खुला हुआ है, इस तरह से छोड़ करके कौन भागा है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, अलमारी खुली पड़ी है जिसमें लेडीज के कपड़े बिखरे हुए हैं। लेडीज पर्स बाहर पड़ा है जिसमें कैश भी है। तस्वीर यहाँ की बड़ी हैरान करने वाली है। ये अतीक अहमद का ससुराल है। यहाँ पर अगर आप आए बाथरूम की तरफ तो एक और चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये दूरबीन जो है, एक दूरबीन यहाँ पर पड़ी हुई है जमीन पर, कह सकते हैं इलाके में, कि आखिर क्या हुआ कि शाइस्ता के परवीन के परिवार के लोग, उनके पिता जो इस मामले में जिनका नाम नहीं आया था किसी तरह से, वो लोग भी इस घर को छोड़ करके फरार हो चुके हैं। एक और लेडीज पर्स देखिए आप, जमीन पर गिरा हुआ है। ये जो नोट हैं, ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नोट यहाँ पर क्यों बिखरे हुए हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड और शाइस्ता की फरारी के बाद उसके मायके वालों का इस तरह से अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच ये संभावना जताई जा रही है कि पुलिस के दबाव के चलते कहीं शाइस्ता के परिवार वाले घर छोड़कर अनजान जगह पर तो नहीं चले गए। ये कमरा भी पूरी तरह से खुला हुआ है। तमाम जो ट्रंक्स हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। सामने जो ये अलमारी है ये पूरी तरह से खुली हुई, ये बक्सा खुला हुआ है और ये एक और ट्रंक है जो खुला हुआ है। 3 ट्रंक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं बेड के ऊपर जो खुले हुए हैं, और एक ये चारपाई है, इसके ऊपर मच्छरदानी लगी हुई है। पीछे अगर आप कमरा देखें तो पीछे का कमरा जो उसमें बड़ा ट्रंक है वो भी खुला हुआ है। वहां भी तमाम सामान जो है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर भी जो है 2 बड़े ट्रंक दिखाई देते हैं जो बिखरे हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता के पिता और घर वालों का नाम नहीं आया है। ऐसे में उनका घर छोड़कर इस तरह से फरार होना कई सवाल खड़े कर रहा है। शाइस्ता के घर वालों को किस बात का डर था? घर को खुला छोड़कर क्यों भागे? घर के बाहर नंगी तलवार का रहस्य क्या है? क्या पुलिस जांच के दबाव में घर छोड़ा? पुलिस ने घर को सील क्यों नहीं किया? लेकिन अभी इस घर की जो स्थिति है वो लावारिस जैसी है और उसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। देखना ये होगा कि पुलिस की टीम यहाँ पर कब पहुंचती है, कब जांच करती है और आखिर इस खुले हुए घर का रहस्य क्या है। शाइस्ता का वीरान मायका अब नई पहेली बन गई है। वहाँ ऐसा क्या हुआ जो नौबत यहाँ तक आ गई? वहीं चकिया में अतीक के दफ्तर में सोमवार को खून के धब्बे, खून से सना चाकू और सामान बिखरा हुआ मिला था, जो बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है। वहीं अब अतीक के दफ्तर से बदबू आने की अफवाह से हड़कंप मच गया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर को लेकर अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। आप देखें, हम अतीक अहमद के दफ्तर पर मौजूद हैं और जिस दफ्तर में कल खून मिला था उसके पहले 21 मार्च की बात करें तो यहाँ पर 74 लाख रुपए मिले थे और उसके बाद तमाम हथियार भी बरामद हुए थे। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अंदर से कोई बदबू आ रही थी, उसके बाद पुलिस की टीमें पहुंची हैं, उसका खंडन किया है और अब नए सिरे से इस पूरे दफ्तर को बैरिकेड किया जा रहा है। आप देखें तो पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और ये पूरा जो दफ्तर है इसको इस तरह की पुलिस की बैरिकेडिंग लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है ताकि कोई दफ्तर के अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था और ये चर्चा थी कि अंदर से कोई बदबू आ रही है, किसी के जिस तरह से कोई कह सकते हैं कोई जानवर मरता है या किसी के मरने के बाद जिस तरह की दुर्गंध आती है, उस तरह की दुर्गंध यहाँ पर आई थी। हालांकि पुलिस ने खंडन किया है। हालांकि अब पुलिस ने इस दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया है। तो ब्लड के सैंपल मिले थे कल यहाँ पर, उनकी भी जांच की जा रही है। तो आप देखें लगातार यहाँ पर पुलिस की टीमें जो है वो बैरिकेड करने का काम कर रही हैं और जिस तरह से खबर आई थी कि यहाँ पर जो तस्वीर है वो एक बार फिर से जो है वो यहाँ पर दिखाई दी थी कि किस तरह से यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म था। आप देखें ये इसको लॉक किया जा रहा है ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। और ये जो पूरा बड़ा दफ्तर है जो करबला में ये दफ्तर है, यहाँ पर पुलिस की टीमें भी पहुंची हैं और सील करने का एक तरह से काम किया जा रहा है। जो हिस्सा कल सील नहीं किया गया था उसको सील किया जा रहा है। पहले अतीक के दफ्तर और अब शाइस्ता का घर,
दोनों जगह के हालात कुछ बड़ी गड़बड़ी का इशारा कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं के बीच अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों कातिलों से भी ध्यान भटक गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ डी न्यूज 18। अतीक अशरफ हत्याकांड के 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस हत्याकांड का सच अभी भी सामने नहीं आया है। 3 शूटर्स के अलावा इस हत्याकांड में अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब अतीक अशरफ के गुनाहों ने इस हत्याकांड की पड़ताल को पीछे धकेल दिया है। तुर्की पिस्टल से निकली ये गोलियां माफिया अतीक के जिस्म में तो धंसी है, साथ हिंदुस्तान में जुर्म की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक के दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। और साथ ही सबसे पहला सवाल गूंजा, आखिर ये शूटर्स हैं कौन और किसकी दी गई पिस्तौलों और इशारे पर यूपी के सबसे बड़े डॉन को निपटाया। शूटर्स का नाम पता चला, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है उसका नाम अभी भी पर्दे के पीछे ही है, जिसका नाम अब गुम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कब खुलेगा अतीक हत्याकांड का राज? 10 दिनों के बाद भी सस्पेंस बरकरार। कौन है पर्दे के पीछे का किरदार? अतीक हत्याकांड को 10 दिन बीत गए हैं। तीनों शूटर्स के 4 दिन की रिमांड भी पूरी हो गई, लेकिन हत्याकांड का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया। इस बीच घटनाक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इन 3 शूटर्स और चौथे गुमनाम मास्टरमाइंड से ध्यान सभी का भटक चुका है। आज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जहां अतीक अहमद के दफ्तर पर खून के निशान मिलने से सनसनी फैल गई, पूरा घर जो था वो अस्त व्यस्त मिला, तमाम कपड़ों में खून के निशान मिले, नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक खून के छींटे दिखाई दिए और साथ में चाकू दिखाई दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके वहां से फॉरेंसिक जांच की, फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कनेक्ट किए और उसके बाद जो अतीक अहमद का ससुराल है वहां पर पूरा घर जो है वो खुला हुआ मिला है। कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं, सामान तमाम बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है कि पूरे घर को चोरों ने खंगाल दिया है। तमाम जो कागजात हैं वो घर भर में बिखरे हुए दिखाई दिए और घर वाला कोई मौजूद नहीं है। घर के लोग घर छोड़ करके फरार हो चुके। लगता है माफिया अतीक अशरफ के गुनाहों के निशानों ने उनके कत्ल के राज की पड़ताल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब ना तो अतीक के तीनों कातिलों की बात हो रही है और ना ही कोई पूछताछ। रिमांड पूरी होने के बाद तीनों को चुपचाप प्रतापगढ़ की जेल भेज दिया गया। क्रम है वो तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जहां जो शूटर्स थे उनकी 4 दिन की रिमांड पूरी हुई और उनको वापस प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। हालांकि पुलिस ने रिमांड को बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन वो अर्जी मंजूर नहीं हुई और उसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदला है और उसके बाद ऐसा लगता है कि सारा फोकस जो है शूटर्स से अतीक अहमद के ससुराल और अतीक अहमद के दफ्तर की तरफ शिफ्ट हो गया है। कुछ दिनों से उमेश पाल हत्याकांड के खुलासे इतनी तेजी से हो रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि अतीक हत्याकांड की जांच धीमी पड़ गई हो। अतीक के दफ्तर, शाइस्ता के घर के बाद अब असद मंकी कैप का खुलासा हो गया, जिसमें एक और नई बात निकलकर सामने आई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि असद जो अतीक का बेटा है, जो उस समय शूटआउट में शामिल था, उसे गाड़ी से नहीं उतरना था और उसे ये निर्देश भी अतीक और अशरफ ने दिए थे कि अगर वो गाड़ी से उतरेगा तो मंकी कैप लगाकर उतरेगा और इसके लिए बाकायदा एक मंकी कैप खरीदा भी गया था। लेकिन असद गाड़ी से उतरा और उसने मंकी कैप नहीं लगाई और उमेश पाल पर फायर भी किया था, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि आखिर असद बिना चेहरे को कवर किए कैसे शूट आउट में शामिल हो गया, बिना मंकी कैप लगाए कैसे वो गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में। तो इसके इस बारे में पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आई है कि मना करने के बाद भी असद गाड़ी से इसलिए उतरा था ताकि लोग सीसीटीवी के जरिए उसका चेहरा देख सकें, क्योंकि वो खुद अपने आप को एक डॉन के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता था। उसके तमाम दोस्त उसकी फोटो पर डॉन लिख करके उसको पोस्ट करते थे। असद की यही चाहत उसकी मौत की वजह बनी और 19 साल की उम्र में वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। साफ है कि एसआईटी को कोई बड़ा सुराग नहीं मिल रहा और तीनों शूटर्स के राज उगलवाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में अतीक अशरफ हत्याकांड के राज से कैसे पर्दा उठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट।
क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना, लेकिन